Hello students, my name is Poonam Dua. I am from MN Education Academy of Literature. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं W.B. Yeats की एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री सेलिंग टू बिजेंटियम। इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में वी विल अंडरस्टैंड दी पोइट्री और सेकंड पार्ट में हम इस पोइट्री में यूज़ किए गए लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं राइटर की इंट्रोडक्शन के साथ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अपने बहुत सारे दूसरे वीडियोस लेडा एंड दी स्वान लपीस लजूली इनमें डिस्कस कर चुकी हैं ऑलरेडी W.B. ईट्स को डिटेल में। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ही वाज एन आयरिश पोएट एंड ही हेल्प टू फाउंड दी एबे थिएटर। एबे थिएटर उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 13 जून 1865, डाइड 1939 एंड he has served 2 terms as a senator as a position of the Irish Free State. जानते हैं इस पोइट्री में है क्या? देन वी विल डिस्कस द आर्टिसीज, इम्पॉर्टेंट आर्टिसीज ऑफ दिस पोइट्री। ये एक नैरेटिव पोइट्री है नेचर के बारे में, आर्ट के बारे में, जिसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1928 में। एंड द पोइट्री स्पीक्स अबाउट द जर्नी ऑफ एन ओल्ड मैन हु इज़ ट्रैवलिंग टू अ न्यू कंट्री। इस जर्नी को मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। इट इलिस्ट्रेट्स हाउ that old man seeks spiritual guidance and discovers the sublime. Sublime means great excellence or beauty in the work of art and even in aging as well. तो ये पोइट्री पूरी तरीके से नेचर को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज़ अबाउट अ मैन, एन ओल्ड मैन escaping from his country to a place where he can revive his soul with glorious work of art. तो पोएट को ऐसा फील होता है कि एट प्रेजेंट वो जहाँ पर रह रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आ चुकी है या किसी भी तरीके का केओस है, एंड ही वॉन्ट्स टू मूव ऑन टू सच अ प्लेस वेयर आर्ट इज़ वैल्यूड। पोएट्री का जो स्पीकर है वो कहता है कि मैं अब इस कंट्री से बिलोंग नहीं करता। आई एम ओल्ड एंड दिस कंट्री इज़ फुल ऑफ यंग पीपल नाउ। And according to him, young generation lives in the present moments only and do not think about the impending death, and they are too absorbed in materialism and gaining worldly pleasures that never allows them to understand the cyclical nature of life, that death is also ahead. राइटर के अकॉर्डिंग यंग लोग बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं अपनी लाइफ की ब्यूटीज़ को। दे नॉट ओनली नेग्लेक्ट दी ओल्ड मैन दैट आर वाइजर देन देम बट ऑल्सो नेग्लेक्ट द आर्ट दैट नाइदर डाइज नॉर ग्रोज ओल्ड। एंड द ओल्ड स्पीकर एक्चुअली फील्स helpless in such a country and decides to move on. He feels that the people of this country have become heartless. हमारा स्पीकर परेशान है अपनी प्रेजेंट कंट्री से, एंड दिस इज़ हाउ एंड दिस इज़ वाई ही इमेजिनेटिवली सेल्स टू बिजेंटियम। बिजेंटियम की क्या इंपॉर्टेंस है और बिजेंटियम वर्ड ही क्यों यूज़ किया गया ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सो ही सेल्स टू बिजेंटियम टू इल्यूमिनेट हिज सोल। अपनी सोल को जागृत करने के लिए, अपनी सोल को जगाने के लिए ही मूव्स ऑन and to illuminate with his soul with glorious works of arts. Actually he wants to, he wishes to get transformed, to get complete change and to get a makeover into a golden bird so that he could become an eternal piece of art. तो इसी पोइट्री में आगे पोएट विश करता है कि मैं किसी इनएनिमेटेड फॉर्म ऑफ आर्ट में कन्वर्ट हो जाऊं जिससे कि मेरी इटर्निटी बनी रहे। So what however stays in the mind of the reader is that he does not give up on life and struggles to elevate, struggles to make higher his soul to the level of eternity. अब मैं आपको इस पोइट्री की इम्पॉर्टेंट लाइंस बताने जा रही हूँ जो कि यहाँ पर ब्लू में लिखी गई हैं, ब्लू बोल्ड में। और फर्स्ट 2 लाइंस को मैं रीड कर रही हूँ, उसके बाद मतलब बताऊँगी इन लाइंस का। That is no country for old man, the young in one another's arms, birds in the trees. स्पीकर इन लाइंस के थ्रू इंट्रोड्यूस करता है एक एल्डरली पर्सन की स्टेट को, एंड ही सेज दैट दिस वर्ल्ड हैज़ नो रूम, नो स्पेस फॉर द एल्डरली पर्सन.
it is a world in which only young lovers are found, and they are found embracing each other under trees full of singing birds, who seem unaware of their own mortality. And the water swans with fish, different kind of fish he has mentioned, and every living thing, whether human, fish or bird, is born and then dies. बहुत ही खूबसूरत लाइन से आप ऊपर देखिए, what is begotten, born and dies. Everything in that country is so caught up in the moment that it can pay no attention to the things that might outlive the flesh. तो हर कोई अपनी लाइफ में इस तरीके से खोया है कि इटर्निटी के बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें आउटलिव कर सकती हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बट वी जस्ट थिंक अबाउट आवरसेल्व्स. आप जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट लाइंस. An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick, unless soul clap its hand and sing. पैल्ट्री से मतलब होता है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. टाटर्ड मीन बिल्कुल ही पुराना, फटा, ओल्ड एंड टॉर्न, एंड समथिंग क्लॉथ इन अ वेरी पुअर कंडीशन. तो ओल्ड टाटर क्लॉथ एक स्टिक के ऊपर लटका हुआ है, इससे हमें एक स्केयर क्रो काइंड की इमेज सामने आती है. तो पोएट बेसिकली वांट्स टू से कि वंस यू गेट डन विद ऑल दैट लविंग एंड लिविंग दैट यंग पीपल डू, यू आर नथिंग मोर देन अ बंच ऑफ old clothes, bunch of tattered clothes, or maybe nothing more than a scarecrow. तो एक बार आपकी लाइफ का यूथ ख़त्म हो चुका है तो you are nothing more than a tattered cloth for the young people around you. लाइन्स में पोएट एड्रेस करता है कुछ सेंटली फिगर्स को, एंड ही सेज, ओ sages standing in God's holy fire as in the gold mosaic of a wall, come from the holy fire, Pern in the gyre and be the singing master of my soul. Pern बोला जाता है to move frequently in a circular motion, and gyre is kind of a circle or a chakra. स्पीकर यहाँ पर एड्रेस करता है कुछ सेंटली लोगों को, दो सेंटली पीपल हु आर नाउ कॉट अप इन द ग्लोरियस फायर ऑफ गॉड विच इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल गोल्डन टाइलिंग दैट डेकोरेट्स बाइजेंटाइन चर्चेज. ही यूजेज द वर्ड मोजाइक, यू कैन सी हियर. मोजाइक का मतलब भी होता है गोल्डन आर्ट जो कि चर्चेज में यूज़ होती है. एंड ही asks these artistic people, these saints, to emerge from these art and wants them to burn up his mortal fleshy heart which is too tied up to his failing body, and the speaker cannot decode or accept its own mortality. And he asked them to take up him into the everlasting world of art. Using gold metaphorically here, he describes the sages, allows our speaker to allude to the प्रीशियस नेचर ऑफ सेजेस. तो अपने आप को किसी ना किसी गोल्डन पीस ऑफ आर्ट में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है पोएट एट प्रेजेंट. Next he says, once out of nature I shall never take my bodily form from any natural thing, but such a form as Grecian goldsmith make of hammered gold and gold enameling to keep a drowsy emperor awake. सो ही बेसिकली वॉन्ट्स टू से कि जब मेरी सोल मेरी बॉडी को पीछे छोड़ देगी तब मैं किसी नेचुरल फॉर्म में वापस ना आकर किसी आर्टिस्टिक फॉर्म में वापस आना चाहूँगा, क्योंकि आर्ट कभी मरता नहीं है लेकिन नेचर की बाकी सब फॉर्म्स मॉर्टल होती हैं. सो ही वोंट टेक अप अ मॉर्टल फिजिकल फॉर्म अगेन. इंस्टेड ही विल like to be a beautiful piece of art, or he will be a golden bird placed in a golden tree where he like the sages, he like the saints, can teach people his eternal and otherworldly wisdoms. इस पोइट्री की बेसिक थीम यही है कि पोइट कहना चाह रहा है कि नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है, नेचर बहुत ही इटर्नल है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मैन इज मॉर्टल. Man versus nature and eternity are the major themes of the poetry. The poem presents two things: the inevitability of death. Death को तो टाला नहीं जा सकता. So he compares two things: inevitability of death and the permanence of nature. Hence, he prefers leaving his country, leaving the place where he is living at present, and happily sailing to Byzantium, which offers him immense pleasure and fruits of eternity. जानते हैं पोएट ने बिजेंटियम वर्ड ही क्यों यूज़ किया. बिजेंटियम एक्चुअली वॉज एन एंशियंट
Greek city which was very famous for its art and culture. So we can say कि this is a symbolic poem. Byzantium is used as a symbol by Yeats because he had long been an admirer of art, specifically Byzantine art and culture, and wanted to combine this passion with his belief in the spiritual journey of the artistic human soul. So we can say Sailing to Byzantium which was published in 1928 एक तरीके से आर्ट को रिप्रेजेंट करती है Byzantium वर्ड को यूज़ करके. सो 1928 का टाइम एक ऐसा पीरियड था जब बहुत ज़्यादा सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे. 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच का टाइम था ये. सो इन अ सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप स्टिल स्कार्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, this poetry uses a journey to Byzantium as a metaphor for spiritual journey of the whole humanity. पोएट्री में क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में.